अब हम लोग फाइटो हार्मोन इथाइलिन के हम फिजियोलॉजिकल रोल और एप्लीकेशन देखें, कहाँ कहाँ पे इसके क्या। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रोल क्या है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स एक इसकी फिजियोलॉजिकल या आप बोलिए ग्रोथ पैटर्न है जो कि इथाइलिन की वजह से शो होता है, जो कि इथाइलिन की वजह से शो होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कि एक कोई प्लांट ग्रुप, जैसे हमने बताया कि इथाइलिन क्या है, इथाइलिन स्ट्रेस में वर्क करता है, इथाइलिन स्ट्रेस में वर्क करता है। स्ट्रेस हार्मोन जब जब भी प्लांट को कोई स्ट्रेस आया तो उस समय इथाइलिन वर्क करता है। तो कैसे करता है, मान लीजिए कोई ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये प्लांट ग्रो कर रहा है। अब अचानक से इस प्लांट के ग्रो करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि या तो अब इसके पास दो चीजें हैं, या तो अब ये स्ट्रेस आया है, ये अब ये भाई जो ये स्टोन है इसको तो इंसर्ट करके अंदर पहुंच नहीं जाएगा, या इसको तो तोड़ नहीं देगा कि भाई पत्थर को तोड़ के प्लांट ग्रो हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए कि प्लांट अपनी इस तरह से कुछ मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेगा। और प्लांट क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक, उसमें एक कर्वेचर शो हो जाता है, और अपना थोड़ा क्या कहते हैं जो कॉटिलेडन्स मतलब कि अपनी एपिकल हुक को टाइट कर लेता है, और अपना जैसे जो सपोज कि इतना लंबा है तो अपनी जो हाइपोकोटाइल है उसको भी शॉर्ट कर लेता है। तो ये क्या हुआ, फिर ऐसा देखा गया कि जब ऐसा प्लांट, तो उसके आसपास जब ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पे देखा कि वो प्लांट इथाइलिन बहुत सिक्रीट कर रहा था। तो इससे क्या पता चला, ट्रिपल रिस्पॉन्स मतलब कि जब प्लांट किसी स्ट्रेस में होगा तो उस समय प्लांट को सबसे पहले ग्रोथ से पहले तो उसे सर्वाइव करना है ना। अगर कोई स्ट्रेस आ गया तो प्लांट को पहले सर्वाइव करना जरूरी है। तो वो सर्वाइव कैसे कर रहा है, वो इथाइलिन की वजह से प्लांट में कुछ ऐसी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए जिसकी वजह से प्लांट क्या कर पाए, अपने आप को सर्वाइव कर पाए। तो उसमें से एक ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब कि तीन ऐसी चीजें हैं इथाइलिन के प्रेजेंस में प्लांट में चेंज हो सकती हैं। मतलब कि अगर नॉर्मल प्लांट है तो नॉर्मल प्लांट कुछ इस तरह से ग्रो करता है, मीन्स किसका ये हाइपोकोटाइल है, इसका भी नॉर्मल प्लांट का भी शॉर्ट हाइपोकोटाइल होता है, ठीक है। लेकिन इस शॉर्ट हाइपोकोटाइल से भी शॉर्ट हो जाना, ठीक है, उसको ट्रिपल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में आ गया। तो मीन्स कि इसका हाइपोकोटाइल भी शॉर्ट हो जाता है। मतलब नॉर्मल प्लांट में आपको जैसे पता है ना कि शॉर्ट हाइपोकोटाइल होता है, अगर हम उसको डार्क ग्रोन सीडलिंग से कंपेयर करें तो जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है वहां पे एक शॉर्ट हाइपोकोटाइल होता है। लेकिन इस शॉर्ट हाइपोकोटाइल से भी हाइपोकोटाइल और शॉर्ट हो जाना। दूसरी बात, नॉर्मल प्लांट में एक हुक का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इथाइलिन की प्रेजेंस में वो हुक और टाइट हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक कर्वेचर शो हो रहा है, एक टाइट हुक का फॉर्मेशन होना। फिर इसके बाद और यहाँ पे देख रहे हैं कि और जो ये आपको ये हाइपोकोटाइल दिख रहा है इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग दिख रही है, या रेडियल स्वेलिंग कहेंगे, थिकनिंग हो रही है, प्लांट की थिकनिंग हो रही है। तो ये इथाइलिन की प्रेजेंस में हुआ है। ये सब किसकी प्रेजेंस में हुआ है, इथाइलिन की प्रेजेंस में हुआ है। यही प्लांट जब एयर में था तो ऐसा ग्रो कर रहा था, यही प्लांट जब इसमें ग्रो किया तो क्या हुआ, इथाइलिन की प्रेजेंस में इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। तो ये आपको याद कर लेना है। ट्रिपल रिस्पॉन्स में वो तीन कौन कौन सी चीजें हैं, थिकनिंग, प्रोनाउंस्ड रेडियल स्वेलिंग ऑफ हाइपोकोटाइल, रिड्यूस्ड शॉर्टनिंग और इनिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड रूट इलोंगेशन, एक्सेजरेशन ऑफ कर्वेचर ऑफ एपिकल हुक, ठीक है। तो थिकनिंग हो गई एक चीज। दूसरी चीज क्या हो गई, रिड्यूस हो गया साइज, मतलब कि जो लंबाई थी वो भी कम हो गई, ठीक है। और तीसरा क्या है कि एक एपिकल हुक का एक्सेजरेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइट हुक का फॉर्मेशन होना। तो इसको कहा जाता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। और ये किसकी वजह से हुआ, इथाइलिन की वजह से हुआ। अब इस तरह का रिस्पॉन्स हो रहा है तो इथाइलिन रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव होंगे। तो कैसे एक्टिव होंगे, जैसा हमने आपको सिग्नलिंग में बताया कि जब इथाइलिन आएगा तो ETR1 रिसेप्टर इनहिबिट होगा। जब ETR1 रिसेप्टर इनहिबिट होगा तो CTR1 इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये इनएक्टिव होगा तो ये इनहिबिशन खत्म हो जाएगा। IN2 एक्टिव होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, IN3 को एक्टिव कर देगा, और इथाइलिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स एक्टिव होंगे और इथाइलिन रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव होंगे और इस तरह की मॉर्फोलॉजी देंगे, ठीक है, इस तरह की मॉर्फोलॉजी देंगे। तो ये इथाइलिन रिस्पॉन्सिव जीन किस तरह से काम करते हैं ये आपको पूरा सिग्नलिंग के थ्रू हमने बताया यहाँ पे। तो पहला तो इसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो। दूसरा फ्रूट राइपनिंग में, तो ये तो हम लोग बहुत
पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि भाई इथाइलिन का फंक्शन, मेन फंक्शन फ्रूट राइपनिंग है। और हम लोगों ने पूरा डिस्कवरी में देखा कि पर्टिकुलर किस एरा से, बहुत पहले के एरा से ही लोग फ्रूट की राइपनिंग के लिए स्मोक का यूज़ करते थे, और स्मोक में क्या होता था, इथाइलिन होता था। तो ये तो हमें पता चल गया। अब इथाइलिन किन फ्रूट्स की राइपनिंग को प्रमोट करते हैं? इथाइलिन किन फ्रूट्स की राइपनिंग को प्रमोट करते हैं? इथाइलिन प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, all fruits that ripen in response to ethylene exhibit a characteristics respiratory used before ripening phase called climate। अब क्या होते हैं, दो तरह के फ्रूट होते हैं, दो तरह के फ्रूट होते हैं, एक होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और दूसरे होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जब उनमें भाई फ्रूट की राइपनिंग होनी है। आपको पता है कि फ्रूट में जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें मिडिल लैमेला होता है, कैल्शियम पैक्टेट होता है फ्रूट के सेल वॉल में, कैल्शियम पैक्टेट। तो वो सबको क्या करना होता है, सॉफ्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है, और एनर्जी कहाँ से मिल सकती है, तो फोटोसिंथेसिस से मिल सकती है, तो रेस्पिरेशन से मिल सकती है। तो ऐसे जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं जिनमें कैल्शियम पैक्टेट और ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, मिडिल लैम्डा, तो उनको क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहा जाता है। उन फ्रूट्स को जिनमें की रेस्पिरेटरी बर्स्ट बहुत तेजी से होता है ना, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, पीच है, पियर है, प्लम है। तो इन सब में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी यूज होता है बिफोर राइपनिंग। तो जो क्या कहते हैं, इथाइलिन है, वो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। अब इसके बाद यहाँ पे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं, सिट्रस और ग्रेप्स। जैसे कि आप ये सिट्रस टाइप के फ्रूट्स हैं, तो ये आप सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, आप देखिए सॉफ्ट होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ये मिडिल लैमेला और ये सब नहीं पाया जाता है। तो ये आपने देखा। तो अब यहाँ पे क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के बारे में मतलब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ पे होते हैं। तो इथाइलिन किन फ्रूट्स की राइपनिंग को ज़्यादा प्रमोट करता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की को प्रमोट करता है, ठीक है। जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन कौन से, यहाँ पे ये सब आप देख रहे हैं। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की राइपनिंग को इथाइलिन प्रमोट करता है। और इथाइलिन प्रोड्यूस्ड बाय राइपनिंग फ्रूट्स विच फर्दर प्रमोट रेस्पिरेशन। तो इथाइलिन जब मतलब किसी भी राइपनिंग फ्रूट से प्रोड्यूस होता है तो इसके बाद वो रेस्पिरेशन को और प्रमोट कर देता है। तो जिससे क्या होगा कि और तेजी से राइपनिंग होगी। मतलब कि भाई अल्टीमेटली हम क्या बता रहे हैं कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन बहुत तेजी से होता है फ्रूट राइपनिंग के पहले ही। तो जैसे ही इथाइलिन बनता है तो वो रेस्पिरेशन रेट को और प्रमोट कर देता है, जिससे कि इथाइलिन मतलब कि फ्रूट्स तेजी से राइपन होंगे, क्योंकि भाई जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी मिल रही है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन आया कि इथाइलिन इज कॉज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइपनिंग। मतलब कि इथाइलिन को ये माना गया कि इथाइलिन कॉज है राइपनिंग का। ऐसा नहीं है कि फ्रूट, आप जैसे होता है ना कि पहले बोलते हैं ना कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि पहले इथाइलिन आया तब फ्रूट राइपन हुआ, या पहले फ्रूट राइपन हुआ फिर इथाइलिन आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इथाइलिन इज कॉज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइपनिंग। मतलब इथाइलिन राइपनिंग का रीजन है, इथाइलिन की वजह से राइपनिंग होती है, नॉट कॉन्सिक्वेंस। ऐसा नहीं मानना है कि इथाइलिन मतलब राइपन हुआ फ्रूट तो इथाइलिन बनने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को मतलब जानने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। उस एक्सपेरिमेंट से पता किया गया इथाइलिन प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। इथाइलिन को रेस्पिरेशन के कंटेक्स्ट में देखा गया। क्लाइमेट्रिक राइज इन रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज्ड बाय CO2 प्रोडक्शन। Climatic rise in ethylene production proceed in increase in CO2 production, suggesting that ethylene is the hormone that trigger the ripening process। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। CO2 के प्रोडक्शन में आपको पता है कि जब रेस्पिरेशन होगा, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कि रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि ये जो रेड वाली लाइन है ये CO2 है। यहाँ पे आप देखिए ये डे आफ्टर हार्वेस्ट, ये कोई फ्रूट्स हैं, सपोज किसी कंटेनर में फ्रूट्स को रख दिया गया हार्वेस्ट करने के बाद। तो हार्वेस्ट करने के बाद डेज में देखा गया, तो क्या देखा गया कि भाई क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं सपोज, तो वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं रेस्पिरेशन, धीरे धीरे रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी चाहिए सेल वॉल को सब मीन्स सॉफ्ट करने के लिए, सारी एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे ही इथाइलिन बढ़ता है, जैसे ही यहाँ पे इथाइलिन बढ़ा है, वैसे ही CO2 का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से इंक्रीज किया है। ठीक है, तो ये इससे क्या समझ में आ रहा है कि इथाइलिन
कॉज है, मतलब कि इथाइलिन की वजह से CO2 रेस्पिरेशन बर्स्ट बहुत तेजी से हुआ है, और CO2 मतलब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ गया इथाइलिन की वजह से। तो इसीलिए इथाइलिन को क्या कहा गया, इथाइलिन कॉज है नॉट अ कॉन्सिक्वेंस। मतलब इथाइलिन आएगा, फ्रूट राइपन होगा, तब फिर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, मीन्स की रेस्पिरेशन रेट तेजी से बढ़ता है और जिससे कि फ्रूट राइपन। क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल मतलब कि एक बैलेंस रेशियो में CO2 बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही इथाइलिन आया CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा। इसका मतलब इथाइलिन की वजह से रेस्पिरेशन रेट बढ़ा, जिसकी वजह से फ्रूट राइपन तेजी से होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन फ्रूट राइपनिंग के लिए एनर्जी चाहिए और रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो CO2 से हम पता कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन रेट कितना है। इस तरह से हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लीफ एपिनेस्टी एक फंक्शन होता है। लीफ एपिनेस्टी का मतलब कि डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीफ, ठीक है, लीफ का डाउनवर्ड कर्वेचर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ एपिनेस्टी। मतलब कि सपोज ये ऐसे है और इस तरह से कुछ हो जाए लीफ। The leaf epinesty result when ACC from the root is transported to shoot, the downward curvature of leaf that occur when upper adaxial surface of petiole grows faster than lower adaxial size is epinesty। ऐसा माना गया कि सपोज कोई स्ट्रेस आ गया है प्लांट, अब प्लांट में स्ट्रेस आ गया और प्लांट अपना लीफ आराम से ऐसे करके रखा हुआ है, तो हो सकता है कि लीफ टूट जाए, या कोई इस स्ट्रेस से बचाने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, सपोज कि आपने अपने आप को सेव करना चाहती है, तो वो अपना सरफेस टेंशन कम करेगी, मतलब सरफेस एरिया को कम करेगी। तो सरफेस एरिया का जैसे कि कुछ आप ऐसे ये जो स्मॉल ये देखते हैं कीड़े जैसे होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि अगर उनको अपने आप को बचाना है तो वो ऐसे गोल होके रहते हैं, तो अपने सरफेस एरिया को कम करके रखते हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई स्ट्रेस आए तो वो अपने आप को बचाए। तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रेस आया तो उस समय प्लांट को भी तो क्या करना चाहिए, अपने कम से कम जगह में उसको रखे, जिससे कि स्ट्रेस का इफेक्ट कम आए। तो अब क्या होता है कि ऐसा देखा गया कि जब प्लांट में कोई, मान लीजिए इपिनेस्टी के केस में क्या देखा गया कि जो ACC था, ACC रूट से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, शूट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ACC जब रूट से शूट में जाएगा तो क्या करेगा, इथाइलिन जाके वहां बनाएगा, और इथाइलिन बना रहा है तो, और उसकी वजह से एपिनेस्टी शो हो रही। तो मतलब कि इथाइलिन एपिनेस्टी शो करता है, और एपिनेस्टी का मतलब क्या होता है कि लीफ इस तरह से इस फॉर्म में चली जाए। ठीक, इसके इस पोर्शन को, जो सपोज ये पेट्यूल है, तो इसको कहा जाता है एबैक्सियल और इसको कहा जाता है एडैक्सियल। तो एबैक्सियल साइड में मतलब ज़्यादा ग्रोथ होके, और इस तरह से ये लीफ इस तरह से डाउनवर्ड कर्वेचर शो करे, तो इथाइलिन एपिनेस्टी शो करती है। ठीक है, और वो उसको कैसे देखा गया कि ACC जो है वो रूट से शूट में ट्रांसपोर्ट होता है, और ACC जाके क्या बनाएगा, इथाइलिन बनाएगा। फिर इसके बाद इथाइलिन प्रमोट द इलोंगेशन ग्रोथ ऑफ सबमर्ज्ड एक्वाटिक स्पीसीज। अब प्लांट में कोई फ्लडिंग होती है, जैसे राइस फील्ड है, तो या फिर कोई भी प्लांट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा प्लांट वाटर में फ्लडिंग हो गई है किसी जगह पे, ठीक है, फ्लडिंग हो गई है, तो फ्लडिंग होने की वजह से क्या होगा कि फ्लडिंग होगी तो प्लांट पूरे सबमर्ज हो जाएंगे। जब वाटर में मर्ज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे केस में इथा है और वो कुछ ऐसे इलोंगेशन ग्रोथ को प्रमोट करता है सबमर्ज्ड एक्वाटिक स्पीसीज में। जो एक्वाटिक स्पीसीज है, क्योंकि कुछ तो स्पीसीज बाहर रहेंगी ना, मतलब उनका कुछ पार्ट तो प्लांट का बाहर रहेगा, तो उनको या कोई फ्लडिंग हो गई तो उस समय भी इथाइलिन वर्क करता है, तो भी स्ट्रेस की कंडीशन है। और ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके कि इथाइलिन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और ये क्या करता है कि ट्रांसवर्स ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाता है। जैसे कि ये ट्रिपल रिस्पॉन्स में आप देखिए ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर ग्रोथ, ये आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ है, इस ग्रोथ को तो बढ़ा रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को क्या कर रहा है, घटा रहा है, वो नहीं बढ़ रही है। तो एक इसका ये फंक्शन हो गया। ब्रेक सीड इन बड डोरमेंसी इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में सीड की बड डोरमेंसी, सीड या बड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इंड्यूसेस शूट एंड रूट हेयर्स, शूट और रूट हेयर। अब कोई प्लांट स्ट्रेस में है, सपोज उस पर कोई स्ट्रेस आया है, तो अगर उस पर ज़्यादा हेयर हो जाएंगे, मान लीजिए ये रूट है और कोई स्ट्रेस आया, तो इस समय ये अपना हेयरी अपीयरेंस कर लेगा। हेयरी अपीयरेंस करने की वजह से ये अपने आप को स्ट्रेसेस से बचा पाएगा। तो ये क्या करता है कि हेयरी अपीयरेंस भी करता है, इंड्यूस करता है शूट और रूट हेयर। फ्लावरिंग इन ब्रोमिलेसी, कुछ फैमिलीज में फ्लावरिंग को भी ये प्रमोट करता है, इंड्यूसेस फ्लावर
flowering in family of Bromelaceae on the plant that have separate male and female flower, monoecious. इथाइलिन में चेंज सेक्स ऑफ डेवलपिंग फ्लावर्स, ठीक है। तो इथाइलिन भी ऑक्सिन की तरह फेमिनिटी कॉज करता है। हमने आपको ऑक्सिन में बताया था ना कि ऑक्सिन क्या करता है, फेमिनिटी कॉज करता है। इसी तरीके से इथाइलिन भी फेमिनिटी कॉज कर सकता है, लेकिन कुछ ही प्लांट में, सब प्लांट में नहीं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इंड्यूसेस लेटरल सेल एक्सपेंशन। तो ये आपको पता ही है, क्योंकि ये वाइडन करता है किसी भी, तो लेटरल सेल एक्सपेंशन को इंड्यूस करेगा। इथाइलिन इनहिबिट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बट स्टिमुलेट ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, जैसा हमने ट्रिपल रिस्पॉन्स में देखा, ठीक है। इसके बाद इट प्रमोट एपोजियोट्रोपिज्म को प्रमोट करता है। डिक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट को डिक्रीज करता है। एपोजियोट्रोपिज्म को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। इसके बाद एब्सिजन ऑफ वेरियस पार्ट लीफ फ्लावर फ्रूट इज स्टिमुलेटेड बाय इथाइलिन। एब्सिजन भी क्या करता है, प्रमोट करता भी। हम एब्सिजन के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। इथाइलिन विच इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलेसिस एंजाइम को इंड्यूस करता है। फिर इथाइलिन हैज फेमिनाइजिंग इफेक्ट ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन, हमने ऑलरेडी बताया ऑक्सिन की तरह। जैसे कि द जेनेटिकली मेल प्लांट ऑफ कैनाबिस इंड्यूसेस प्रोड्यूस फ्लावर, फीमेल फ्लावर इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन। कैनाबिस एक प्लांट होता है जिससे क्या होता है कि ये फीमेल फ्लावर का इंडक्शन ज़्यादा कर दे। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इथाइलिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस एंड प्रोलॉन्ग डोर्मेंसी ऑफ लेटरल बड। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर सकता है, ठीक है, एक ये इसका फंक्शन हो गया। लेकिन मेन काम एपिकल डोमिनेंस कौन करता है, ऑक्सिन, उसको प्रमोट करने का काम ये कर सकता है। इनहेंसेस द रेट ऑफ लीफ सेनेसेंस के रेट को इनहेंस करता है। सेनेसेंस रेगुलेटेड बाय बैलेंस ऑफ इथाइलिन एंड ऑक्सिन, ठीक है। तो ये क्या करता है, लीफ सेनेसेंस को क्या कर देता है, इनहेंस करता है। इनहेंस का मतलब कि लीफ सेनेसेंस को करवाना, है ना। तो क्या हो गया, पॉजिटिव रेगुलेटर। हमने आपको बताया था कि इथाइलिन क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेटर होता है सेनेसेंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि इथाइलिन और ऑक्सिन दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों ही बैलेंस होना चाहिए तभी ये काम करते हैं। अब ये कैसे बैलेंस करते हैं, तो लीफ सेनेसेंस हो जाती है। जैसे सपोज ये सेनेसेंस लीफ है, तो इसमें ये देखा गया कि इथाइलिन इसमें लीफ में ज़्यादा होता है। लेकिन ऑक्सिन कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज ये लीफ है, लीफ में ये ऑक्सिन है। जब भी किसी भी लीफ को सेनेसेंस होना होता है तो उस समय वो क्या होता है कि ऑक्सिन यहाँ लीफ से क्योंकि जब कोई भी सेनेसेंस का प्रोसेस होता है तो पहले तो क्लोरोप्लास्ट डिट्यूरेशन होता है, फिर जब सेनेसेंस का प्रोसेस होता है तो क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सेनेसेंस एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब एजिंग होती है तब लीफ अपना तब खत्म हो जाती है। तो अब जब नेचुरल प्रोसेस है तो लीफ के पास जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, वो सारा ये जो लीफ होती है वो ट्रांसलोकेट कर देती है। जैसे कि होता है ना कि हम लोगों के फादर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देके जाते हैं, ठीक वैसे ही लीफ भी क्या होती है कि इसके पास जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो सारा ये प्लांट में ट्रांसफर करती है। और उसी समय ये क्या करती है, ऑक्सिन को इस जगह पे लाती है, क्योंकि यहीं से लीफ को हटना है। यहाँ पे ऑक्सिन जब आएगा तो यहाँ पे एक सेपरेशन लेयर बनती है, और सेपरेशन लेयर बनने के बाद फिर इथाइलिन क्या करता है कि इसको डिग्रेड कराता है। अब होता क्या है कि अगर ये ऑक्सिन यहाँ ना आए तो क्या होता है कि ऑक्सिन अगर यहाँ ना आए इस सेपरेशन लेयर में, तो इथाइलिन अपना काम नहीं कर पाता, तब ये सेनेसेंस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा गया कि इथाइलिन और ऑक्सिन का रेशियो मतलब बैलेंस रेशियो चाहिए। लेकिन जब लीफ सेनेसेंट होती है उस समय यहाँ पे कुछ भी ऑक्सिन नहीं पता चलता है, सिर्फ पता चलता है कि यहाँ पे इथाइलिन है। अब हम लोग इसको एक स्टोरी से समझते हैं। जैसे कि पहले की मूवी में आप लोग देखते थे कि कोई सपोज ये हीरो है और ये कोई विलेन है, और इसके बाद क्या होता है, एक और कोई पर्सन है, ये विलेन है, इसने क्या किया कि इस विलेन ने किसी एक पर्सन को किल कर दिया, इस पर्सन को किल कर दिया, चाकू मारा इसको, ठीक है। चाकू, जैसे आप देखते हैं ना क्लाइमेक्स सीन में अक्सर ये पुरानी मूवीज में होता था कि कोई एक पर्सन, कोई विलन है, इस विलन ने इस पर्सन को मार दिया, चाकू मारा। अब ये हीरो आया,
आया और जैसे ही इसने इस पर्सन के भाई ये मर रहा होता है तो इसका चाकू जैसे ही निकाला वैसे ही आ गई पुलिस। ठीक है, ये पुलिस सपोज आ गई, तो अब क्या जाहिर हुआ कि यही कोई भी देखने वाला तो यही समझेगा ना कि हीरो ने इस आदमी को मारा है, वो तो जबकि क्या कर रहा था, चाकू को निकाल रहा था और ये विलन तो भाग गया है। ठीक वैसे ही ये क्या होता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन इस यहाँ पे जब तक आएगा नहीं तब तक तो ये सेनेसेंस नहीं होता है, लेकिन जब सेनेसेंस होता है तो उस समय मौके पर कौन मिलता है, इथाइलिन। तो इसलिए समझा जाता है कि इथाइलिन ही मेन रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सिन भी। ठीक है, तो इस तरह से ये सेनेसेंस का में कैसे ऑक्सिन और इथाइलिन काम करता है वो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें हमने आपको। अब ये देखा गया इथाइलिन सिंथेसिस इन फ्लड एंड इट्स कोरिलेशन विद एसीसी, क्योंकि हर जगह हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक जो भी एसीसी है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसी से इथाइलिन बनना है। तो हर जगह हम लोग एसीसी को ही तो देखेंगे, इथाइलिन को, क्योंकि इथाइलिन बनने से पहले तो एसीसी हर जगह हमें प्लांट में मिल सकता है। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे क्या देखा गया कि इथाइलिन सिंथेसिस इन फ्लड एंड इट्स कोरिलेशन विद एसीसी, कि जब फ्लड हो रहा है उस समय इथाइलिन की सिंथेसिस जो हो रही वहाँ पे उसको एसीसी से कोरिलेट किया गया। तो देखिए यहाँ पे ये इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन दिखाया गया है, इस तरफ एसीसी का कॉन्सेंट्रेशन दिखाया गया है। अब ये फ्लडेड वाली कंडीशन है, तो फ्लडेड वाली कंडीशन में, और ये आफ्टर आवर्स फ्लडेड, मतलब कि कितने टाइम के लिए फ्लड हुआ, तो जैसे सपोज कि 0 से 24 आवर्स के लिए, तो यहाँ पे फ्लड है तो एसीसी का कॉन्सेंट्रेशन देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ के बाद ये घट रहा है। दूसरी कंडीशन में इथाइलिन को देखिए, अब इथाइलिन पहले जब एसी यहाँ पे इथाइलिन का भी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप कर रहा है, लेकिन जब एसीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इथाइलिन का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इथाइलिन का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ये फ्लड वाली कंडीशन में इथाइलिन और एसीसी की कोरिलेशन में बढ़ रहा है, और जब एक टाइम के बाद इथाइलिन का भी कॉन्सेंट्रेशन कम तो एसीसी का भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। लेकिन जब कंट्रोल कंडीशन है, जहां पे कोई फ्लडिंग नहीं है, उस केस में क्या देखा गया, एसीसी बिल्कुल नॉर्मल है और इथाइलिन भी बहुत हल्का फुल्का बन रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एसीसी का कोरिलेशन है इथाइलिन से, कि एसीसी है तभी इथाइलिन बनता है। इससे हमें ये बात समझ में आ गई। अब इसके हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस में कुछ इथाइलिन के एक्सपेरिमेंट करके एप्लीकेशन देखे गए। जैसे आप फ्लोरिस्ट के शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो फ्लोरिस्ट वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पहले तो उनके पास कमिटेड प्लांट होता है। जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, फ्लावरिंग में पढ़ रहे थे कि प्लांट एक बार कमिटेड हो गया तो फिर उसको फ्लावरिंग करनी, भले ही वो बड के फॉर्म में, जैसे बड बन जाती है जब फ्लावर्स की, तो फिर तो उसे ब्लॉसमिंग करनी ही होती है, फिर तो वो लीफ में चेंज नहीं हो सकती है। तो वो लोग क्या रखते हैं, कमिटेड मीन्स बड रखते हैं, और वो फिर धीरे धीरे करते क्या होते हैं, ब्लॉसमिंग होती रहती है। और उनके पास आपने देखा होगा कि वो किसी सोल्यूशन में अपने वो जो स्टिक्स होती हैं उनको डिप करके रखते हैं। ठीक है, हम लोग सोचते हैं वो वाटर है, लेकिन उनमें वो लोग कुछ केमिकल्स भी मिला के रखते हैं। अब उससे क्या होता है, और आप नॉर्मली आप उसी सेम स्टिक को अपने घर में लाके पानी में रखिए, वो उतना दिन नहीं चलेगा जितना फ्लोरिस्ट के शॉप पे चलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने सोल्यूशन में क्या डाल देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया या सिल्वर थायोसल्फेट डाल दिया। अब 14 डेज के बाद एक इन्होंने 2 कोनिकल लिए हैं, एक कोनिकल में सिल्वर थायोसल्फेट डाला है और दूसरे कोनिकल में वाटर डाला है। अब क्या देखा गया, 14 डेज के बाद देखिए ये वाले तो एज इट इज फ्लावरिंग शो कर रहे हैं, मतलब अच्छे से एकदम फ्रेश दिख रहे हैं, और ये वाले ड्राई हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट इथाइलिन के, क्योंकि इथाइलिन सेनेसेंस को प्रमोट कराता है। ठीक है, अब सेनेसेंस को रोकना है तो इथाइलिन एक्शन ना हो, और इथाइलिन एक्शन ना होने के लिए इथाइलिन का जो रिसेप्टर है उसमें कॉपर आयन बाइंड करता है। उस रिसेप्टर के में कॉपर आयन की जगह पे अगर सिल्वर आयन बाइंड करने लगेगा तो कॉपर आयन मतलब रिसेप्टर काम नहीं करेगा, रिसेप्टर जो इथाइलिन की सिग्नलिंग है वो अच्छे से नहीं चलेगी। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि ये फ्रेश रहते हैं, सेनेसेंस नहीं होता। तो ये फ्लोरिस्ट के जो शॉप वाले लोग होते हैं वो लोग क्या रखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर थायोसल्फेट का सोल्यूशन रखते हैं, उसमें स्टिक को मतलब डिप करके रखते हैं। तो जो फ्लावर होता है बहुत समय तक वो सेनेसेंस नहीं शो करता है और वो फ्रेश रहता है। द इनिबिशन ऑफ फ्लावर सेनेसेंस बाय इनिबिशन ऑफ इथाइलिन एक्शन
ठीक है, इथाइलिन एक्शन को इनहिबिट कर दिया जाए। और इथाइलिन एक्शन के लिए जो इथाइलिन का रिसेप्टर है उसके लिए कॉपर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉपर आयन की जगह पे सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर बाइंड कर रहा है, तो अब जो इथाइलिन एक्शन वो नहीं हो पाएगा। कार्नेशन फ्लावर, ये कार्नेशन का फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर वर हेल्ड इन डीआयनाइज्ड वाटर फॉर 14 डेज विदाउट सिल्वर थायोसल्फेट, अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इथाइलिन एक्शन। ठीक है, मतलब एक विदाउट रखा गया और एक विद रखा गया। तो जहां पे विद वहां पे क्या था कि इथाइलिन एक्शन रुक गया, और इथाइलिन एक्शन होगा तो सेनेसेंस होता है, तो फिर सेनेसेंस नहीं होगा, फ्लावर क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स का, यहाँ पे ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल पिक्चर हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये ट्रिपल रिस्पॉन्स वाला प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट। तो नॉर्मल प्लांट का देखिए हाइपोकोटाइल इलोंगेट है, फिर इसमें एक एपिकल हुक है, यहाँ पे टाइट एपिकल हुक है, इसका ये क्या हुआ, थिकन हो गया है, शॉर्ट हो गया है, तो ये इसके ट्रिपल रिस्पॉन्स का है। फिर एपिनेस्टी का ये एग्जांपल है। एपिनेस्टी में देखिए नॉर्मली प्लांट ऐसे रहता है, एपिनेस्टी के केस में प्लांट इस तरह से कुछ हो जाता है। तो एपिनेस्टी में भी क्या होता है कि इथाइलिन का। इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि इथाइलिन की वजह से हेयरिंग हो जाती है रूट्स में। तो ये देखिए यहाँ पे रूट्स में हेयरिंग बहुत सारी दिख रही है। अगर कोई स्ट्रेस आ गया तो उस समय रूट्स को बचाने के लिए, या बायोटिक स्ट्रेस आ गया तो उस समय अगर हेयरी अपीयरेंस हो जाएगा तो प्लांट अपनी रूट को ज़्यादा बचा पाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, प्रमोशन ऑफ रूट हेयर फॉर्मेशन बाय इथाइलिन इन लेट्यूस सीडलिंग। ये लेट्यूस का सीडलिंग है। 2 days ओल्ड सीडलिंग वर ट्रीटेड विद एयर और 10 ppm इथाइलिन for 24 hours. The profusion of root hair on the ethylene treated सीडलिंग, जो ये विदाउट ट्रीटेड था और ये ट्रीटेड था, तो जिसमें इथाइलिन का ट्रीटमेंट किया गया वहां पे जो हेयरी अपीयरेंस दिख रहा था। ठीक है।